और सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आतंक के संपूर्ण सफाई का प्लान तैयार हो चुका है। कश्मीर में आतंकियों की लगातार घेराबंदी हो रही है। कल कुलगांव में सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन में टीआरएफ के 5 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। उधर बुधवार को दिल्ली में गृह सचिव ने बैठक की और इस बैठक में आतंकियों के मददगार ओवरग्राउंड वर्कर के सफाई का प्लान तैयार हुआ। उधर हैदरपुरा एनकाउंटर पर सियासत तेज है। महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर लिया गया है तो उनकी पार्टी पीडीपी आज प्रदर्शन करने पर आमादा है। तो एक झटके में 5 आतंकी ढेर किए गए। अफाक सिकंदर टीआरएफ का चीफ बताया जा रहा है। शाकिर उर्फ उम्मार, ये वो आतंकी जो ढेर हुए हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, एक एक कर चुन कर आतंकी ढेर किए जा रहे हैं और 5 नाम इसमें और जुड़े। 5 आतंकी ढेर किए गए। एक तरीके से देखें तो बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो जहां एक तरफ देखिए कुलगांव में 5 आतंकी ढेर हुए, वहीं दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, प्लान तैयार किया जा रहा है। और तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, महबूबा मुफ्ती नजरबंद की गई है क्योंकि उन्हें ये एनकाउंटर फर्जी नजर आता है। उसके बाद इन्हें फिलहाल नजरबंद किया गया है, लेकिन उनके पार्टी के कार्यकर्ता अब विरोध करने पर आमादा हैं। आज उनकी पार्टी पीडीपी प्रदर्शन कर रही है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि 2 साल के भीतर कश्मीर को आतंक से मुक्त कर लिया जाएगा। कानून व्यवस्था को लेकर के एक निश्चित रूप से कई लोगों को चिंता रहती है। उन्होंने बताया कि जम्मू नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब स्थितियां काफी बदल गई हैं। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि 2 वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। और अब जरा आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घेराबंदी के प्लान पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। वो बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवादियों की मदद करते हैं। वो उनको गाइड करते हैं, उनके बदले सर्विलेंस करते हैं, उनके बदले रिकॉनेसेंस करते हैं, उनके बदले उनको सेंचुरी देते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन की मदद करते हैं, उनको खाद्यान्न देते हैं और उनके लिए तमाम काम करते हैं। सिक्योरिटी फोर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस देते हैं। लाजमी है कि जब ऑपरेशंस आतंकियों के साथ शुरू होते हैं, क्योंकि वो उन्हीं घरों में होते हैं जहां पे हो सकता है कॉल सेंटर चल रहा हो, उनका आंख कार्ड का काम करते हैं, तो इसको देख जो नई एक रणनीति अपनाई है, इसमें जो आवाम है वो कई बार फंस जाती है। और खासकर जब पूर्व मुख्यमंत्री इनके साथ खड़ी होती दिखती है तो लगता है कि कोई बहुत बड़ी साजिश है और इस आतंकी सोच को मारना निहायत जरूरी है। अशरफ वानी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशरफ, ऐसा क्यों है कि जब आतंकियों पर कार्रवाई हो रही है तो किसी को बुरा लगने लगता है? महबूबा मुफ्ती को फर्जी लग रहा है, क्यों आखिरकार? का इनकाउंटर रहा है जो श्रीनगर में सोमवार शाम को हुआ था। वहां पर जो है जो 3 लोगों के मारे जाने पर सवाल उठे, वो न सिर्फ राजनीतिक दलों ने उठाए बल्कि सरकार के जो सहयोगी हैं उनमें से भी कई लोगों ने इस इनकाउंटर की जो है उसकी जांच की मांग की है। उनमें से सबसे पहले जो थे श्रीनगर के मेयर जो हैं जुनैद मुत्तू, उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि जो श्रीनगर का इनकाउंटर हुआ है उस पर राज्यपाल को जो है जांच करनी चाहिए क्योंकि परिवार वालों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। कल दिन भर हमने देखा कि श्रीनगर में जो 2 लोगों के परिवार थे, जिनमें डॉक्टर मुदस्सिर एक था, दूसरा व्यक्ति अल्ताफ अहमद था, उन दोनों के परिवारों ने श्रीनगर में कैंडल मार्च किया। उसका सहयोग जो है न सिर्फ कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों ने किया बल्कि साथ ही साथ राजनीतिक दल खुलकर सामने आए, जहां तक कि महबूबा मुफ्ती ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। अब सरकार का कहना है कि वो इस पूरे मामले को देख रही है, लेकिन उस बीच जहां सुरक्षा बलों की तरफ से जो कार्रवाइयां हैं उनमें तेजी लाई गई है, जैसे आपने कहा कि पिछले। ठीक है अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। वही देखिए, अब बढ़ रहे आगे। 1962 में लद्दाख के रेजांगला में अदम्य शौर्य दिखाने वाले भारतीय जवानों की शहादत को आज नमन किया जा रहा है। आज के दिन ही 1962 में मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में
13 कुमाऊं बटालियन के 120 जवानों ने 1300 चीनी सैनिकों को करारी शिकस्त दी थी और लद्दाख पर कब्जे की साजिश को नाकाम कर दिया था। उस लड़ाई में शहीद 114 जवानों की याद में बने वॉर मेमोरियल के नए अवतार का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उद्घाटन करेंगे। त्रिशूल के पास ये वॉर मेमोरियल पहले छोटे रूप में था, लेकिन अब इसे भव्य रूप प्रदान किया गया है और ये वॉर मेमोरियल एलएसी की दूसरी तरफ यानी चीन से भी नजर आता है, जो चीन उस जंग में मिली शिकस्त की याद दिलाता है। मंजीत नेगी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मंजीत, आज उस दिन को याद कर रहे हैं, शहीदों को नमन कर रहे हैं, राजनाथ सिंह का क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है? अर्पिता, न सिर्फ 1962 की लड़ाई बल्कि साल भर पहले जब गलवान की घटना के बाद चीनी और भारतीय सेना आमने सामने खड़ी थी, तब भी भारतीय सेना की जो स्पेशल फोर्स की टुकड़ियां हैं उन्होंने रजांगला और रिजिंगला की पहाड़ियों पर चढ़कर चीन पर एक दबाव बनाया था और उसके बाद ही चीनी सेना पीछे हटने को मजबूर हुई थी। तो काफ़ी अहम है रजांगला का ये मेमोरियल, जहां पर भी थोड़ी देर बाद, करीब 1 घंटे बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत उनके साथ होंगे और वहां पर 1962 और हाल में जो गलवान के हमारे शहीद हैं उनकी याद में जो रजांगला का मेमोरियल है उसको नए स्वरूप में उसका उद्घाटन किया जाएगा। आज दिन भर का कार्यक्रम रक्षा मंत्री का वहां पर है और उसके साथ ही वहां पर जो ताज़ा हालात हैं, सैन्य हालात हैं, उसका भी वो जायजा लेंगे। लेकिन खासतौर से रजांगला का जो मेमोरियल है, जो मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र, उनकी याद और 114 सैनिकों को जिन्होंने शहीद होकर चीन के दांत खट्टे किए थे, उनकी याद में बनाया गया। और अभी भी क्योंकि लद्दाख में पूरी तरह से अर्पिता शांति नहीं है, सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, ऐसे में रक्षा मंत्री और सीडीएस जनरल बिपिन रावत का ये दौरा काफ़ी अहम है क्योंकि उसके दूसरी तरफ चीन सीधे तौर पर भारत की इन गतिविधियों को देखता है। बिल्कुल, तो देखिए ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और आपको बता दें त्रिशूल के पास ये वॉर मेमोरियल पहले छोटे रूप में था, लेकिन अब इसे भव्य रूप प्रदान किया गया और ये वॉर मेमोरियल एलएसी की दूसरी तरफ यानी चीन से भी नजर आ रहा है, जो चीन उस जंग में मिली शिकस्त की याद दिलाता है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वॉर मेमोरियल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचने वाले हैं। चीन के खिलाफ 1962 की लड़ाई में शहीद जवानों के लिए, ये बता दें आपको, ये वॉर मेमोरियल बनाया गया। लद्दाख सेक्टर के त्रिशूल क्षेत्र के करीब स्थित है रजांगला वॉर मेमोरियल। तो जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, रैली और दौरों का दौर भी शुरू हो रहा है। आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी दौरे पर जाएंगे 19 नवंबर से, जानकारी मिल रही है। 3 दिन का उनका यूपी दौरा होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 19 नवंबर से इसकी शुरुआत होगी। तो उत्तर प्रदेश इस लिहाज से भी बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से दिल्ली का रास्ता खुलता है और सबसे बड़ा राज्य जहां पे सत्ता पे काबिज होना बेहद महत्वपूर्ण, इसलिए रणनीति भी बनाई जा रही है और दौरों का दौर जो है वो शुरू हो रहा है। 19 नवंबर से 3 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। झांसी में उनके कार्यक्रम होने वाले हैं, महोबा भी वो जाएंगे। तो ये तमाम कार्यक्रम भी रखे गए हैं। 20 नवंबर को डीजी कॉन्फ्रेंस में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी, 19 नवंबर से 3 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर होंगे। 21 नवंबर को पीएम मोदी का भी कार्यक्रम है। तो 3 दिन का ये देखिए कार्यक्रम रहने वाला है और ये पूरी लिस्ट जो है वो तैयार कर ली गई है कि क्या क्या उनके इस दौरे में खास रहने वाला है। बैठकों का दौर भी देखिए चल रहा है क्योंकि रणनीति बनाना इस वक्त उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण और इसीलिए सबसे पहले देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी मैदान में उतारा गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि बाकी नेता मैदान में नहीं उतरे हैं। योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत कर दी थी, वो भी पहुंचे, रैली करते हुए वो भी नजर आ रहे हैं। और अब जो जानकारी मिल रही है कि 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। यूपी चुनाव की तैयारियों को लेकर लेकिन देखिए बैठक चल रहा है। यूपी चुनाव पर बीजेपी का मंथन अभी खत्म नहीं हुआ है। जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान आज की जो बैठक हो रही है उसमें मौजूद रहेंगे और आगे का एजेंडा तय किया जाएगा। इसमें स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल भी इसमें शामिल होंगे। फोकस क्या क्या होगा, किस तरीके से बूथ मैनेजमेंट किया जाए, यूथ जो खास तौर पर जो कार्यकर्ता हैं उनको साथ लेकर बीजेपी चलती रही और ये कहती रही है कि सेवा ही सबसे बड़ा समर्पण है और इसी को चलते हुए यानी जो काम
अभी तक हमारी सरकार ने किया वो जनता तक पहुंचाना है, और इसके लिए ये कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। इसलिए उनको मजबूत करना, संगठन को मजबूत करना बेहद जरूरी है, इसीलिए ये प्लान बन रहा है। 19 नवंबर को झांसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, फिर लखनऊ में वो रुकेंगे। ये इनके कार्यक्रम जो अभी सामने आ रहे हैं। नड्डा का 2 दिनों का यूपी दौरा है, और वाराणसी दौरे पर अमित शाह भी पहुंच रहे हैं 13 नवंबर में। तो इस वक्त आप देखिए तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से दौरों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। बात जरा दिल्ली की हवा में कुछ सुधार है, तो इतना नहीं कि उसे ठीक कहा जाए। जी हां, दिल्ली की हवा आज भी खराब है। सफर के मुताबिक दिल्ली की हवा का गुणवत्ता स्तर जो है, यानी AQI लेवल, वो आज सुबह 362 दर्ज किया गया। कल ये करीब 380 के बीच था। दिल्ली की हवा में जहरीले धुएं को देखते हुए कल कई कदम उठाने का ऐलान किया गया। दिल्ली में 21 नवंबर तक निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है, प्रतिबंध लगा दी गई, जिसमें 100% सरकारी विभाग में वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया है। दिल्ली में जो स्कूल कॉलेज हैं वो अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद रहेंगे, यानी अब आप ऑनलाइन ही पढ़ाई कर सकते हैं। वहीं दिल्ली में जरूरी सेवाओं के अलावा अन्य ट्रकों की एंट्री पर बैन कर दिया गया है। दिल्ली में गैस के अलावा अन्य इंडस्ट्रीज को भी बैन किया गया है। प्रदूषण से निपटने के लिए बेहद ही सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजघाट के नजदीक, और तस्वीर आप देखिए, ट्रकों के माध्यम से सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि धूल प्रदूषण से निपटा जा सके। और न सिर्फ सड़कों पर छिड़काव हो रहा है, बल्कि ये फॉगिंग मशीन जो आप देख रहे हैं, इस फॉगिंग मशीन के जरिए पूरी दिल्ली की जो पेड़ है वहां जमी हुई धूल को भी हटाया जा रहा है। आप तस्वीर देखिए आप सामने, ये जो कृत्रिम बारिश हो रही है, ये इस ट्रक के जरिए हमें दिल्ली के अलग अलग कोनों में देखने के लिए मिल रही है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये मशीन काम करती है। जो ऊपर स्मॉग गन लगी हुई है वो पेड़ पौधों पर मौजूद धूल के कणों को नष्ट करती है। सड़कों के किनारे जो धूल मौजूद होती है उसको हटाने का काम भी ये मशीन करती है। तो इस तरह की मशीनों का जिक्र भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, और ये जानना बेहद जरूरी है कि दिल्ली के भीतर 400 ऐसे टैंकर हैं जिन्हें अलग अलग मुख्य सड़कों पर तैनात किया गया है। अब हम आपको एक अहम बात और भी बता दें, दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक देखिए, सुबह का वक्त है, लोग अपने घर से दफ्तर जाने के लिए निकले हैं, लेकिन सड़क पर इस वक्त जो ट्रैफिक होना चाहिए, गाड़ियों की तादाद होना चाहिए, वो बेहद कम है। रोजाना हम इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन आज गाड़ियों की संख्या पिछले हफ्ते के मुकाबले बेहद ही कम नजर आ रही है। तो कई ऐसे कदम हैं जो दिल्ली में उठाए गए हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान को बंद करना हो, चाहे वो दिल्ली में निर्माण कार्य पर रोक लगाना हो। दिल्ली के बहुत से ऐसे निर्माण कार्य हैं जिन पर रोक लगा दी गई है, किसी भी तरह की तोड़फोड़ पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, और साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम को भी 21 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। तो 10 पॉइंट एजेंडा को दिल्ली सरकार ने लागू किया है देश की राजधानी में, और इसका असर भी अब जमीन पर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन सवाल यही है, क्या इससे प्रदूषण को कंट्रोल करने में कामयाबी मिल पाएगी या नहीं। कैमरामैन सत्या के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।